हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने बात की थी एनसीईआरटी की रीडिंग जो हम लोग कर रहे हैं, उसमें ये था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं, बेसिकली उनका क्या मतलब होता है, और उनमें जो वेरिएशन हम लोग देख रहे हैं कि उनकी किसी वैद्युत द्विध्रुव की वजह से किसी बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है उसका उसका प्रभाव कैसा होगा। एक अकेले बिंदु आवेश की वजह से कैसा होता है ये तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हमें देखना है कि इस दो चार्जों के जो ये एक अरेंजमेंट हम ले रहे हैं जिसको कि हम विद्युत द्विध्रुव कह रहे हैं, इसकी वजह से क्या होता है। तो पहले इसकी गणित को हम लोग देख लेते हैं। तो जो हमारा एनसीईआरटी, जस्ट लेट मी रीड द एनसीईआरटी पोर्शन, देन मैथमेटिक्स हम लोग कर लेते हैं। तो हमारे पास पॉइंट है 1.11.1 जो हेडिंग है, विद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र आवेशों के युगल मतलब जो दो जोड़ा है माइनस क्यू तथा प्लस क्यू के कारण दिक स्थान में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कूलाम नियम और अध्यारोपण सिद्धांत से ज्ञात किया जा सकता है। कूलाम का नियम जो किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है अकेले चार्ज की वजह से वो बताता है, और अध्यारोपण सिद्धांत ये बताता है कि अगर किसी जगह पर कई सारे चार्ज रखे हैं तो किसी बिंदु पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो दोनों चार्जों की अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड के सम के बराबर होगी, योग के बराबर होगी। ये हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। तो निम्नलिखित दो प्रकरणों के परिणाम सरल हैं। पहला है जब बिंदु द्विध्रुव के अक्ष पर हो। हम लोगों ने कल बात की थी कि अगर आपके पास एक डाइपोल है तो उसकी एक्सिस पर आप किसी पॉइंट पर निकालना चाह रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब बिंदु द्विध्रुव के विषुवतीय तल पर हो, मतलब उसकी मिड पॉइंट से जो लाइन जा रही है उसके ऊपर कहीं हो, अर्थात द्विध्रुव अक्ष के केंद्र से गुजरने वाले द्विध्रुव अक्ष के लंबवत तल में। किसी व्यापक एक जनरलाइज बिंदु ले लेते हैं, किसी व्यापक बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र आवेश माइनस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र माइनस Q तथा आवेश प्लस Q के कारण P पर बिंदु प्लस Q को सदिशों के समानांतर चतुर्भुज नियम द्वारा संयोजित करके प्राप्त किया जा सकता है। चलिए, जो लिखा है अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके अपनी इस ज्योमेट्री को देखते हैं। देखो भाई, ऐसा है किताब के हिसाब से मान लेते हैं, किताब के हिसाब से P को बाईं तरफ माना गया है। तो मान लो हमारे पास एक प्लस Q है चार्ज, एक माइनस Q है चार्ज, और इनके मिलाने वाली रेखा इस तरह से है, ये उसका मध्य बिंदु है, और यहाँ पर कोई पॉइंट P है इस तरह, जैसा कि किताब में दिया गया है। हाँ, यही तो है। तो ये जो चार्ज आपने रखा है प्लस Q, यहाँ पे जो चार्ज है माइनस Q, इन दोनों की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये निकालना है। अच्छा, एक बात देखो, हमारा जो ये पॉइंट P है इस पे हम क्या मानते हैं, हम हमेशा मानते हैं कि यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रखा होगा, ये अज्यूम करके ही चल रहा है। भले इसमें नहीं लिखा है लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस पॉइंट P पर हम एक टेस्ट चार्ज मानते हैं। तो और टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव माना जाता है। इसका मतलब है अगर आप इस प्लस Q की वजह से इस पॉइंट P पर रखे हुए इस टेस्ट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो बाहर की तरफ होगी, क्योंकि इसको रिपल कर रहा होगा, तो इसे हम कहेंगे E प्लस Q। तो इसको तो हटा दो, ये तो अंडरस्टूड वाली चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके द्वारा रिपल फोर्स लग रहा होगा, लेकिन जो ये प्लस Q जो माइनस Q चार्ज है वो इस टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो चलो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इधर एक अट्रैक्टिव फोर्स है E माइनस Q। ओके, तो आप समझो इस प्लस Q की वजह से पॉइंट P पर जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है वो E प्लस Q है, और इस पॉइंट P पर इस माइनस Q की जगह वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है वो E माइनस Q है, जैसा कि हमारे डायग्राम में दिया गया है। और हम ये मान चुके हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी 2a है। अगर 2a है तो ये भी a होगा, ये भी a होगा। और एक और चीज आप समझ लो कि जो मध्य बिंदु है इसको कोई नाम दिया गया है? नहीं, मध्य बिंदु कोई नाम नहीं दिया। इस मध्य बिंदु से इस पॉइंट P तक की दूरी को कहा गया है R। ये जो दूरी है ये R कही जा रही है। हम वही चीज फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी अपनी तरफ से नया नहीं बता रहे हैं आपको जो एनसीईआरटी में ना लिखा हो। मकसद हमारे इस लेक्चर सीरीज का यही है कि ये ऐसी किताब है जो आपके पास होनी चाहिए। एससी वर्मा हो ना हो, जो डीसी पांडे वगैरह हो ना हो,
आपके पास एनसीईआरटी जरूर होनी चाहिए। जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे, अपने तरफ से उसको रिवाइज कर रहे होंगे, तो अगर उसके डायग्राम को ही हम यहाँ पे समझा रहे होंगे तो मेरे ख्याल से आप थोड़ा और अच्छे से अपनी किताब को रिलेट कर पाओगे। तो वही डायग्राम हमने अपनी तरफ से फॉलो किया। हालांकि इसके बहुत तरीके हैं इस डेरिवेशन को करने के। इससे सिंपल भी तरीके हैं जैसा किताब में दिया है, बट हम लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमारी चित्र के हिसाब से सब कुछ हो गया। उसके बाद अब आप सोचो कि आपको निकालना है E प्लस क्यू, मतलब आपको इस पॉइंट P पर इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है प्लस क्यू, और दूरी का स्क्वायर होता है, मतलब इस चार्ज से इस बिंदु के बीच की जो दूरी है इसका स्क्वायर होता है। अब कैसे निकालोगे? देखो, मध्य बिंदु से दूरी है r, ठीक है, ये मध्य बिंदु से दूरी है r, और इस मध्य बिंदु से इस Q तक की दूरी है a। आपको ये दूरी चाहिए, आपको यहां से लेकर के यहां तक की दूरी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो? देखो, ये टोटल दूरी जो r है उसमें ये हिस्सा भी है और ये हिस्सा भी है। तो अगर आप तो हम ऐसे लिख सकते हैं, r किसके बराबर है? ये टोटल r है, ये आपका जो नोन अननोन है ये वाला इसके बराबर है, और प्लस a के बराबर है। देख पा रहे हो डायग्राम में, ये पूरा r है, ये अननोन हिस्सा है, ये a है, तो दोनों को मिला करके r बना है, तो वही लिखा है। तो अननोन हिस्सा जो होगा वो कितना हो जाएगा? r माइनस a, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे r माइनस a का होल स्क्वायर। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि ये r माइनस a कैसे आया, क्योंकि हमको चाहिए क्या था? इस पॉइंट P से इस प्लस Q के बीच की दूरी, ये दूरी चाहिए थी, और ये दूरी निकालने के लिए आप इस दूरी में से इसको घटा दोगे तो r माइनस a आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपको इस माइनस Q की वजह से पॉइंट P के बीच की दूरी कितनी है? देखो, यहाँ की दूरी r है और इतनी दूरी a है, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस क्यू r प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है। एक प्लस क्यू की वजह से यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, माइनस क्यू की वजह से यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों आपके पास आ गई वैल्यू। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहलाता है? अध्यारोपण सिद्धांत ये कहता है, जरा समझो एक बार बहुत जल्दी से। आपके पास मान लो कोई बिंदु है जहां पर क्या कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है आपको पता करनी है। तो आपने क्या किया? एक चार्ज यहाँ रखा, एक चार्ज Q1 रखा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी कैलकुलेट कर दी? E1, ठीक है। फिर इसको यहाँ से हटा दिया, फिर एक दूसरा चार्ज लिया, उसको यहाँ रखा Q2, इसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? E2, देखा, जान गए, इसको हटा दिया। फिर आपने एक तीसरा चार्ज लिया यहाँ पर Q3, इसको देखा, इस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? E3, देखा, हटा दिया। अब आप सोच रहे हैं कि हमने बारी बारी से चार्ज रखे थे तो बारी बारी से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमने तो कैलकुलेट कर लिया था, लेकिन तब क्या होगा अगर ये सारे चार्ज एक साथ ही आ जाएं, तो यहाँ पर ये सारे चार्ज एक साथ आ गए हैं, तो भाई पॉइंट P पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा? तो अध्यारोपण सिद्धांत ये कहता है कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो E2 और जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो E3, इन तीनों को आप आपस में वेक्टर के फॉर्मूले से जोड़ दो, और वेक्टर के फॉर्मूले से जोड़ करके जो भी सम निकलेगा वही यहाँ की टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये अध्यारोपण सिद्धांत होता है। अब आप इसको कैसे जोड़ सकते हो? आपने इसको जोड़ा पैरेललोग्राम के लॉ से, आपको ये मिला, फिर आपने इसको जोड़ दिया, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। तो ये हमारी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अध्यारोपण सिद्धांत के हिसाब से। तो ऐसा ही हम यहाँ पर भी होता हुआ देखेंगे। तो हमने यहाँ पर भी होता हुआ देखा, और आपको अध्यारोपण सिद्धांत के हिसाब से पॉइंट P पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, उसको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? E बराबर E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू। अच्छा, E कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है ना,
ई एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमने यहाँ पर कोई वेक्टर नहीं लगाया है। आप कहोगे सर अगर दिशा देखो तो इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, तो दोनों दिशाएं अलग अलग हैं। अगर वेक्टर लगाओगे तो फिर इनको माइनस साइन के साथ लोगे। लेकिन आप देखो आप इन दिशाओं में अंतर क्यों है, प्लस क्यू इसलिए है क्योंकि यहाँ प्लस क्यू है, माइनस क्यू की दिशा उलट गई क्योंकि माइनस चार्ज की बात है। तो अगर आपने चार्ज को प्लस ले रखा है, इस चार्ज को माइनस ले रखा है, तो आप इस बात की चिंता मत करिए कि हमने यहाँ पर डायरेक्शन नहीं लगाया है, और डायरेक्शन ना लगाने की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को एक मैग्नीट्यूड के टर्म में कैलकुलेट कर ले जाए, हमसे कोई गलती हो जाए। तो इसकी चिंता मत करिएगा, क्योंकि जो माइनस साइन है ये उस गणित को बैलेंस रखेंगे। तो कहने का मतलब ये है अगर आप यहाँ वेक्टर नहीं लगा रहे हो, नॉर्मली काम कर रहे हो, तो आप इन माइनस साइन के साथ अपना काम करो। तो आपने E बराबर कितना रखा, ई क्यू प्लस ई क्यू माइनस, अब आप लिख दो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये हो जाएगा Q अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस Q R प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चल रहा है। अब थोड़ी देर के लिए आपने, अगर हम यहाँ पर किसी तरह से इसकी वजह से जो वैल्यू निकालना है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, हम मैग्नीट्यूड नहीं लगा, हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, हम वेक्टर नहीं लगा रहे हैं। अभी वेक्टर जब बनाएंगे तो आपको उसको बताएंगे कैसे उसको लिखा गया है। तो E बराबर हो जाएगा, Q बाहर निकाल लो, 4 पाई एप्सिलॉन। अब देखो यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम हो जाएगा R माइनस ए का होल स्क्वायर, R प्लस ए का होल स्क्वायर, और इससे आ जाएगा R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, जाएगा R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA। और यहाँ पर आप लिख सकते हो पहले ब्रैकेट में प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, इसलिए लिखा जाता है R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसे हो गया। अब जरा देखो तो ये जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ये हो जाएगा R स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2RA, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2RA डिवाइडेड बाई R स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे R कैंसिल हो गया, A कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचेगा E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 4 टाइम RA अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, इसकी वैल्यू आ गई। अच्छा, अब अगर हम दिशा की बात करें तो मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर अब जरा दिशा के बारे में हम सोचते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसकी दिशा क्या होगी। जरा सोचो ये कि आपका जो प्लस पॉइंट है, प्लस क्यू चार्ज है, वो P के पास है, यानी कि ये दूरी कम है। तो अब हमें मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। तो प्लस क्यू की चूंकि पॉइंट P से दूरी कम है, R कम होने की वजह से E ज्यादा होगा, यानी E प्लस जो है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। इस बात को समझ रहे हो क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि आपने पॉइंट P को इधर रखा है और इसकी Q से पास है, तो यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा। लेकिन जो माइनस क्यू है वो पॉइंट P से दूर है, तो जो अट्रैक्शन होगा, ये वाला अट्रैक्शन EQ, ये आपका कम होगा। तो असल में पॉइंट P पे डायग्राम ऐसा बना होगा, पॉइंट P पे डायग्राम ऐसा होगा, ये लाइन छोटी होगी E माइनस क्यू वाली, और ये लाइन बड़ी होगी, कौन सी, E प्लस क्यू वाली, ये लाइन बड़ी होगी। और आप देखो तो इसका मतलब है अगर इसका मैग्नीट्यूड 2 है तो हो सकता है इसका मैग्नीट्यूड 4 हो। तो वेक्टर के हिसाब से इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, तो दोनों घटेंगी, लेकिन फिर भी
अब जब 4 में से 2 घटेगा तो जो वेक्टर बचेगा उसकी दिशा इधर ही होगी, भले उसका मैग्नीट्यूड 4 में से 2 घटने की वजह से 2 बचा, लेकिन जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी दिशा इस तरफ होगी। इसको समझ पा रहे हो ना, इस तरफ होगी। और देखो डाइपोल मोमेंट, जिसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी, डाइपोल मोमेंट हमेशा कैसे माना जाता है? डाइपोल मोमेंट हमेशा माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ माना जाता है। तो इस पर्टिकुलर स्थिति में जो पॉइंट P है, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ है और डाइपोल मोमेंट भी इस तरफ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी दिशा से P है, तो आप लिखोगे P बराबर वेक्टर P बराबर P एंड P कैप। P हैट या P कैप का मतलब होता है इस डाइपोल मोमेंट की दिशा। तो हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्थिति में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा होगी वो किसकी दिशा के अलॉन्ग होगी? P कैप की दिशा के अलॉन्ग होगी। इस बात को समझ पा रहे हो कैसे हुआ? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इस दिशा में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 4 RA अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर P कैप। P कैप मतलब डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट वेक्टर है उसी की दिशा में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी होगी इस पर्टिकुलर केस में केवल। अब जरा सिचुएशन को पलट दो। मान लो आपने अपना पॉइंट P इधर रखा है, सपोज आपको पॉइंट P इधर है। ऐसी स्थिति में ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E माइनस Q का वो ज्यादा होगा और प्लस Q से दूरी ज्यादा होने की वजह से ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कम होगा। ऐसी स्थिति में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो ऐसे आएगी, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जबकि डाइपोल मोमेंट हमेशा माइनस Q से प्लस Q की तरफ होता है, तो आपका डाइपोल मोमेंट तो इसी दिशा में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी दिशा में हो जाएगी। तो आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डाइपोल मोमेंट की दिशा में है। अगर आपने पॉइंट P इधर लिया तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है, और अगर आपने पॉइंट P इधर लिया तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसकी दूरी कम होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। तो हर हाल में चाहे आप पॉइंट इधर लो चाहे आप पॉइंट इधर लो, आपका जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है वो डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की दिशा के ही अलॉन्ग होगा। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है आपके असर्शन रीजनिंग वाली स्थिति के लिए, कि इसमें हम कह सकते हैं कि क्या ऐसा होता है कि एक असर्शन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो चार्ज और किसी बिंदु के बीच की दूरी पर डिपेंड करती है, ये तो कूलम लॉ है। और फिर हम कहते हैं कि हमेशा डाइपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी दिशा डाइपोल मोमेंट की दिशा के अलॉन्ग होती है। तो अब सवाल है कि क्या ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दूरी पर डिपेंड करती है। इसी वजह से आपके लिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा हमेशा लेफ्टवर्ड होगी, और लेफ्ट होने की वजह से हमेशा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट की दिशा को सपोर्ट करेगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कूलम के नियम की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है, इसी की वजह से हम हमेशा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट की दिशा में देखते हैं। तो ये बहुत अच्छा असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक केस है जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, किसके लिए? जब हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट इस डाइपोल मोमेंट की दिशा इसी एक्सिस पे, उसको एक्सिस कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम कहते हैं कि मान लो हमने अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट काफी दूर कर दिया है, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट काफी दूर करने का मतलब है आर जो है वो काफी ज्यादा है। तो अगर आर काफी ज्यादा है तो ए स्क्वायर कम होगा, आर स्क्वायर काफी ज्यादा होगा, तो हम यहाँ पर इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। अब ये सोचो, ये मान लो 100 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, तो 100 का स्क्वायर हुआ 10 टू पावर 4, 100 गुणे 100 10,000 हो गया। 10,000 में से 4 घटाओगे तो 10,000 में से 4 घटाओगे तो वो कितना, वही लगभग 9,996, मतलब वही लगभग वही 10,000 के करीब है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन में अगर आर ए से काफ़ी ज़्यादा दूर है तो आप इसे लिख सकते हो
ई टोटल इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 4 RA अपॉन R स्क्वायर का पावर स्क्वायर यानी कि पावर 4। भाई A आप नहीं मानोगे, निगलेक्ट कर दोगे तो R स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये R इसको कैंसिल करेगा तो जो टोटल है वो किसके बराबर हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 4A अपॉन RQ। ठीक है ना, ये हो गया। और दिशा तो हमने आपको पहले बता ही दी है, अगर आप यहाँ वेक्टर लिखना चाहते हो तो इसको डाइपोल मोमेंट की दिशा में आप बना देंगे। ठीक है ना, मेरे ख्याल से ये चीजें आप अप्रिशिएट कर रहे होगे, इसको आप समझ रहे होगे। ओके, किसी जगह पे कोई डिफिकल्टी आए, किसी जगह पे आपको लगे कि चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप उस चीज को एक बार रिपीट करके फॉरवर्ड बैकवर्ड करके इसको आप देख सकते हैं।